तो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वमूल्यांकन परीक्षण के सभी क्वेश्चन जितने भी सारे हैं, और इसी वीडियो में आज हम अभ्यास प्रश्नावली जो एक है वास्तविक संख्या है, इसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर ख़त्म कर देंगे। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। स्वमूल्यांकन परीक्षण में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए। आपको HCF निकालना हमने 1.1 एक्सरसाइज में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसे डिटेल में नहीं लेकिन शार्ट में बता देंगे। जैसे 156 और 13 का आपको HCF निकालना है, तो इससे आप करोगे क्या? छोटी संख्या से बड़ी वाली को भाग लगाओगे। 13 से 156 को भाग लगाया, 12 बार में गया, 12 बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेषफल 0। भाई 13 एक कम 13 करेंगे, 15 से 13 घटाएंगे, 2 आएगा, यहाँ 6 उतार लेंगे, 26 हो जाएगा। 13 दूना 26 कट जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाए उसी समय जिससे भाग किया जाता है वह उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। अब यहाँ पर HCF जो होगा 156 और 13 का क्या हो जाएगा? 13। क्यों 13 होगा? क्योंकि इस 13 से ही पूरा पूरा ये भाग चला जा रहा है। जिस समय पूरा पूरा भाग जाता है उस समय भाग करने वाली संख्या को ही HCF बोलते हैं। इसी विधि को, इसी भाग विधि को आप क्या बोला जाता है? इसी भाग विधि को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। क्या बोला जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 1001 और 385, इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो 385 छोटी संख्या, इससे 1001 को भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा तो 385 से दूना 770 हो जाएगा, घटाएंगे 231 आएगा। अब ध्यान ये दिया जाता है जो भी शेषफल आता है इस शेषफल से जो भाग करने वाली संख्या है उसको भाग लगाते हैं। मीन्स सबसे पहले इसको एक फर्स्ट स्टेप को हम लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। अब भाज्य यहाँ पर क्या है? 1001 है, भाजक क्या है? 385, भागफल क्या है? 2 और शेषफल क्या है? 231। यही तरीके से इसको लिख देंगे। फिर अब 231 से करेंगे क्या? इस भाग करने वाली संख्या को दोबारा भाग करेंगे, मतलब जो शेषफल आया उससे इसको भाग किया जाता है। तो 231 से 385 को करेंगे, एक बार में जाएगा 231 आएगा, घटाएंगे 154 शेषफल आएगा। फिर इसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख लेंगे। यही आपका हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद जो भी शेषफल आए उससे फिर इस संख्या को भाग करेंगे। मीन्स 154 से 231 को करेंगे, एक बार में जाएगा, 154 बार जब घटाएंगे तो 77 आएगा आपका। ये 77 आपका क्या बचेगा? शेषफल। पुनः इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। जब ऐसा लिखेंगे तब इसको क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे क्या कि जब 77 से 154 को किए तो 2 बार में 154 बार कट गया, शेषफल क्या आ गया? 0। और जिस समय आपका शेषफल 0 हो जाता है उस समय जिससे भाग किया जाता है, मीन जैसे यहाँ 77 से किया गया, वही भागफल ही आपका, वही भाग करने वाला भाजक ही आपका क्या होगा? वही आपका HCF होगा। तो इस प्रकार से 1001 और 385 का जो HCF होगा वो क्या हो गया? वो हो गया आपका भैया 77। समझ में आई बात कि नहीं? इस प्रकार से इन दोनों का HCF 77 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 81 445 व 68 78 97, इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना है। इन दोनों में छोटा देखेंगे क्या है? 81 445 है। इससे भाग कराएंगे किसको? 68 78 97 को। पहले बार इसको 8 बार में ले गए तो ये आ गया, 8 बार में ले गए तो ये आया, और इसको जब घटाएंगे तो 36 337 बचेगा। अच्छा, ये कैसे हम जान पाए कि 8 से ही करें? इसको करेंगे क्या? ये 81 445 है और यहाँ पर क्या है? 6,87,897। अब 81 है तो इसको देखेंगे 8 28 64। यहाँ पर इतनी संख्याएं अगर बंद कर लें हम, इधर इतनी संख्याएं अगर बंद करने की मान लो मेरे पास नहीं है, और इधर की 3 संख्याएं हमने बंद कर लिया, तो इधर 80 बचा। या फिर 8 देख लें, केवल यहाँ पर 1 अंक ले लें, यहाँ के 2 अंक ले लें, तो 8 28 64, 8 9 72। देखिए 68 से ज़्यादा हो जाएगा 72, इसका मतलब 8 28 64 इससे कम ही है। इसका मतलब इससे अगर 8 बार में हम इससे इसका मल्टीप्लाई करें तो इससे कम ही आएगा। इस प्रकार से हमने ले लिया। फिर 8 से किया क्या? मल्टीप्लाई किया। किसको? 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 5 से किया, 8 पंचे 40, 40 के 0 हो गया, हासिल आया कितना? 4।
फिर 8 का गुणा 4 से किया, 8 चौक 32, 32 4 36 के लिख दिया 6। अब हासिल कितना आया 3। अब फिर 8 का मल्टीप्लाई फिर 4 से किया तो 8 चौक 32, 32 3 35, 35 के यहाँ लिख दिया 5, हासिल आया फिर 35 के 5 लिख दिया, फिर हासिल 3 है। फिर इस 8 को उठाया और इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 एकम 8 और 8 3 11 के 1 लिख दिया, हासिल आया फिर कितना 1। फिर 8 को उठाया 8 से किया तो 8 है 64, 64 1 65, यही पूरा पूरा 65 लिख दिया। अब किया क्या, इस 7 से इसको घटाया, इससे इसको घटाया, इससे मतलब लगातार नीचे से नीचे को घटाते गए। हुआ क्या, यहाँ पर आ गया पूरा पूरा 36 337। अब इसे पहले मैंने उस रूप में लिख लिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यहाँ पर है क्या है, जो इससे ये चीज़ ये भाज्य है, भाजक क्या है ये है, भागफल क्या है 8 है और शेषफल क्या है ये है। तो यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके रूप में लिखने के बाद जो भी शेषफल आया है उस शेषफल से किसको अब भाग करेंगे, जैसे ये शेषफल आया इस शेषफल से इस भाग करने वाले को दोबारा भाग करेंगे। तो इस 36 ये यहाँ लिखा और ये भाग करने वाली चीज़ अंदर लिख दी और इससे पुनः इसको हमने उसी तरीके से भाग किया। ठीक, जब इसको भाग करेंगे तो अब ये जान पाए कि अब ये कितनी बार में जाएगा कैसे जाने, तो इसके लिए फिर आप सारे के सारे बंद करके देख लो। मान लो ये मेरे पास नहीं, केवल यहाँ का 8 ले लो और यहाँ सब बंद कर लो, यहाँ केवल क्या ले लो 3 ले लो और 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 आया, इसे कम है तो 3 दूनी 6, 6 के बाद 3 त्रिका 9, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार में ले जाओ। आप जब 2 बार में ले जाएंगे तो पुनः 2 से मल्टीप्लाई 7 को करो, 2 सत्ते 14 के 4 लिख दिया, हासिल आया 1। फिर 2 से 3 को किया, 2 तिहाई 6, 6 1 7 के 7 लिख दिया यहाँ पर। फिर 2 तिहाई 6 पूरा पूरा यहाँ 6 लिख दिया। फिर 2 छंग 12, 12 के 2 लिख दिया, हासिल फिर 1 आ गया। फिर 2 तिहाई 6 और 1 ये 7 पूरा पूरा लिख दिया और इससे इसको क्या किया घटा दिया, 8771 आ गया। शेषफल जब ये आया तो इसको पुनः लिख दिया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। अब जब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाता है भाई, ये चीज़ आप लिखोगे तो ये हो जाएगा भाज्य, ये पहली बात शेषफल हो गया लास्ट में लिख दिया, ये हो गया भागफल 2 तो ये लिख दिया, ये भाज्य और ये भाजक। तब इसको लिखने के बाद इससे अब पुनः हम किसको, इससे अब पुनः हम भाग कर देंगे इसको। तब ये किया 8771 से 36 337 को 4 बार में जाएगा, घटाएंगे 1253 आएगा, इसको पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा। अब इस शेषफल से पुनः इसको किया, मतलब ये जो शेषफल आया इससे 8771 को करेंगे, इस समय शेषफल आ गया 0 और जिस समय आपका शेषफल 0 आता है उस समय जिससे भाग किया जाता है, मीन्स इससे भाग किया गया ना, तो जो भाग किया जाता है जिससे वही आपका HCF होता है। तो इसका HCF हो गया आपका कितना कितना हो गया 1253, क्योंकि 1253 से भाग किया गया है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल। शेषफल 0 हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा 1253। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि संख्या 426 और 576 HCF, इन दोनों का HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही भाग विधि को बोलते हैं। तो पहले इन दोनों में छोटा क्या है 426 छोटा, तो 426 से 576 को भाग करेंगे, एक बार में ले गया 426 घटाएंगे तो 150 आएगा शेषफल। इसको पहले किस रूप में लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के लिए। भाज्य है क्या 576, भाजक कौन है 426, भागफल कौन है 1 और शेषफल कौन है 150। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, लिख दिए इस रूप में। अब उसके बाद में जो ये शेषफल आया, मतलब ये शेषफल आया, शेषफल से इसको भाजक को अब क्या भाजक को क्या करेंगे पुनः भाग करेंगे। तो 150 से 426 को किए 2 बार में गया, शेषफल फिर कितना आ गया 126। अब जो 126 आया है इसको पुनः आप लिख दीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। उसके बाद में अब पुनः क्या करना है, पुनः आपको देखना ये है कि 126 आपका शेषफल आया है ना, 126 से पुनः अब आप 150 को भाग कर दिए, मीन्स 126 ऐसे लिखिए और 150 ऐसे लिखकर आप भाग करिए। देखते हैं फिर क्या हो कैसे करते हैं आगे।
तो 126 से हमने भाग किया, एक बार में आया, तो 24 शेषफल बचा। इसको पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा। 24 से पुनः 126 को करेंगे, फिर ये शेषफल 6 देगा, और इसको पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा। अब 6 से 24 को कर देंगे, 6 चौको 24 पूरा पूरा कट जाएगा, मीन शेषफल कितना हो गया 0। जिस समय शेषफल 0 होता है उस समय भाग करने वाली संख्या ही आपकी क्या होती है, HCF। अतः इसे भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दिया, और इस समय फिर आपका जो HCF हो जाएगा 426 और 576 का, वो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा भैया 6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 पार्ट हैं, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ये 12, 15, 21 है। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, तो दुना 4 3 12, तो इसको 2 की पावर 2 और गुणे में 3 लिख सकते हैं। 15 को 3 पच्चे 15, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 21 को 7 त्रिक 21, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब HCF की अगर बात करें हम निकालने के लिए, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या ली जाती है, तीनों में कॉमन हो। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, तीनों में 3 कॉमन है, इसलिए HCF आपका 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर LCM की बात की जाए, LCM की बात की जाए तो इसमें अधिकतम पावर 2 की कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर तीनों में 3 कॉमन है, तो गुणे में 3 ले लेंगे। और भी यहाँ पर 5 भी और 7 भी है, तो 5 और 7 वो भी ले लेंगे। मीन्स इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। अतः HCF आपका कितना हो गया 3, और LCM अगर देखें तो इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दिए, 3 ऐसे लिख दिए, 5 ऐसे लिख दिए और 7 ऐसे। इन सब का मल्टीप्लाई के 420 आ गया, यही आपका LCM हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 8 का जो गुणनखंड निकाले 2 की पावर 3, 9 का निकाले 3 की पावर 2, 5 निकाले 50 25, 5 की पावर 2। HCF कहा जाए तो इसमें कुछ तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो HCF 1 होता। जब भी किसी संख्या का HCF निकालना हो और उन संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना मिले, जिस समय कुछ भी कॉमन ना मिले, तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है। तो HCF इसका 1 हो गया। LCM इसका कहें तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, इन सब का मल्टीप्लाई किए तो 1800 आ गया, यही आपका LCM हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 45 व 105 का HCF इतना है तो LCM ज्ञात करो। इसके लिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 105 और बटे 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, और 105 जब हुआ तो 7 का और 45 का आप क्या 45 का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 315। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या दो संख्याओं का HCF व LCM इतना हो सकता है, कारण भी बताइए। भैया अगर HCF व LCM इसका हो सकता है तो HCF जो होगा उस HCF से अगर LCM पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जाएगा, तब तो इन दो किसी संख्या का HCF LCM में हो सकता है। अगर ये नहीं पूरा पूरा कटा तो HCF इसका किसी भी संख्या का HCF और LCM ऐसा नहीं हो सकता। HCF है कितना 18, LCM है 380। 18 से 380 को भाग लगाया, 21 बार में गया, शेषफल कितना आ गया 2। जब शेषफल 2 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका दिया हुआ है ये कभी भी HCF और LCM नहीं हो सकता किसी भी संख्या का। अच्छा सर, आप पूछना चाहते हो कि सर ये बताइए आप कि ये क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भैया, जैसे 4 और 8 हमने लिया, हमने कहा कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, तो आप निकालोगे 2 दूना 4, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 2, इसका HCF 2 है। और LCM इन दोनों को कहें तो 8 है, तो 8 LCM है, HCF इसका 2 है। तो 2 से डिवाइड करिए 8 को, तो क्या 2 से डिवाइड करोगे 8 को, 2 चौको 8 कट नहीं जा रहा पूरा पूरा, मतलब शेषफल 0 आ रहा। इसका मतलब HCF से जब LCM वाली संख्या को भाग किया जाता है तो शेषफल 0 आना चाहिए, और यहाँ पर हमने भाग किया तो शेषफल कितना आया था 2, जबकि ये पूरा पूरा नहीं कटा था। और जब पूरा पूरा कटा नहीं तो इसका मतलब ये HCF और LCM हो ही नहीं सकता किसी संख्या का। अर्थात क्या मतलब,
एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतया नहीं विभाजित है, अतः दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 18 व 380 नहीं हो सकता है। जब इस 18 से 380 पूरा पूरा कट जाता तब तो ये हो सकता था, नहीं कट रहा है इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा 6 नंबर कह रहा है बिना दीर्घ विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि 637 व 7280 का दशमलव विस्तार क्या है, शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। कारण भी बताना है आपको कि ये कैसा है। इसके लिए आप क्या करोगे, मानक क्या है कि ये जो परिमेय संख्या आपको दी है इसमें 7280 हर है और ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं। अंश और हर में करेंगे क्या, जो हर होता है मिस नीचे वाला, देखिए भिन्न को कैसे लिखा जाता है, अंश बटे हर में, और ये नीचे वाला पार्ट हर होता है, ऊपर वाला पार्ट अंश। तो नीचे 7280 मतलब हर बराबर आपका कितना है 7280, और इस 7280 को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड जब निकालोगे आप और ये देखोगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है हर का, वो क्या 2 की घात m व 5 की घात n रूप का है। अगर इस रूप का है तब तो वह क्या होगा, शांत होगा, और अगर इस रूप का नहीं है तो वह अशांत होगा। तो गुणनखंड किया और गुणनखंड ये आया, इसको नीचे रख के देखा क्या यह 2 की घात m व 5 की घात n टाइप का है। तो 2 की घात और 5 की घात में तो है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी साथ में, जबकि इसके साथ कुछ और साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह शांत और आवर्ती नहीं होगा। फिर यह संख्या क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 327.708 है। जब इसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यों का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का होगा। तो भैया क्यों का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का होगा, आपको पता होना चाहिए भैया कि जब भी हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और जितने अंक पर पॉइंट था उतने नीचे हम क्या बढ़ा लेंगे, 0। अब भैया जब उतने हमने 0 बढ़ा लिया तो ये कितने अंक के बाद पॉइंट था, तो ये देखेंगे कि 2 और 2 4 अंकों के बाद पॉइंट था, तो 4 0 बढ़ा लिए, मतलब 10,000 आया। और 10,000 का जब हमने गुणनखंड किया तब वो 2 की घात 4 और 5 की घात 4 आया, अर्थात 2 की घात m व भैया 5 की घात n इस टाइप का बन गया। और जब इस टाइप का बन जाता है तो इसका जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, वो भैया क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत आवर्ती होता है। अतः क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप का होगा। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी भैया आपसे अपरिमेय सिद्ध करने को बोले तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको मानना होता है कि मैंने माना भैया ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर भी मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की परिभाषा अनुसार परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और p व q इन दोनों का HCF हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब इसमें सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात q और p में कोई गुणनखंड 1 के सिवा कॉमन नहीं होना चाहिए, तथा यहाँ q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तब तो वह परिमेय कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो अपरिमेय कहलाएगा। अब जहाँ p व q क्या दे रखा है, सह अभाज्य हैं, अर्थात कोई भी संख्या 1 के अलावा ऐसा नहीं है जो p व q दोनों में उभयनिष्ठ हो। अतः अब करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो सिर्फ उस संख्या से केवल इस रूट का हटाव हो जाता है, मीन्स ये हट जाता है, वही संख्या आपकी पूरी पूरी आ जाती है। तो यहाँ 5 हो गया, इसका वर्ग किए तो p² बटे q² हुआ, इसको q² को 5 के साथ गुणा कर दिए तो p² इधर बचा, p² बराबर 5q², इसको समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब चूंकि आपको पता है कि भैया जो 5 है ये q² के गुणांक में है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात 5
पी स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो उसके रूट को भी विभाजित करेगा। मीन्स पी स्क्वायर का रूट क्या होगा, पी, अर्थात 5p को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से पी स्क्वायर बराबर आपका आया है ना, पी स्क्वायर बराबर 5q² आया है। तो p की जगह आप मान सकते हो कि ये क्या है 5, r इसको मान लो पूरे को। तो p बराबर पुनः माना 5r। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पी स्क्वायर ये बन जाएगा और 5 का जगह पे 25 हो जाएगा, 50 25 और r स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अब पी स्क्वायर समीकरण 1 से आप रख सकते हो। चूँकि समीकरण 1 में आपने पी स्क्वायर बराबर 5q² देखा है, तो यहाँ पी स्क्वायर की जगह पर यहाँ से आप 5q² रख सकते हो। तो ये 5q² हमने रख दिया पी स्क्वायर की जगह पर और ये 25r² ऐसे उतार लिया। अब करेंगे इस 5 से इस 25 को काटेंगे, 50 25 और 5r² इधर बचेगा और ये केवल q² बचेगा। अब चूँकि जैसे कंडीशन यहाँ पर थी वैसे कंडीशन देखो यहाँ क्यों के लिए आ गई। अर्थात क्या भैया कि q² जो है वो 5 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 उसके रूट अर्थात q को भी विभाजित करेगा। अब हमने देखा था p बटे q और इन दोनों में HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, मीन्स कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो प्रमेय नहीं रह जाती और हमने इसको माना था प्रमेय। यहाँ पर हमने 5 p में भी गुणांक में पा गए और q के गुणांक में भी 5 पा गए। मीन्स दोनों में कॉमन हमको 5 मिल गए जबकि होना चाहिए था 1। इसलिए हमें समीकरण ए व बी से स्पष्ट होता है कि 5p व q दोनों को विभाजित करता है। क्या करता है, दोनों को विभाजित करता है। जबकि हमने माना था कि ये इसमें केवल 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा, ये क्या होगा, सहअभाज्य हैं। जबकि हमने माना था कि p व q सहअभाज्य हैं। अतः हमारे मानने के अनुसार विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए विरोधाभास नियम से हमारा माना गया कथन गलत है, अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर है क्या, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर है क्या, अपरिमेय है। क्या भी है, अपरिमेय। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 248 व 1032 को विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कहा मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF आपको इन दोनों का निकालना है। तो अभीष्ट संख्या दी गई है जिसमें प्रत्येक स्थिति में भाग करने पर क्या होता है, शेषफल 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब जब शेषफल 8 आ रहा है तो अगर शेषफल किसी संख्या से घटा दिया जाए तो मान लीजिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भैया 7 है, इन दोनों को किसी संख्या से भाग करने पर अगर शेषफल 1 आता हो तो अर्थात वो शेषफल यहाँ से भी घटा दो और एक शेषफल यहाँ से भी घटा दो, तो जो भी आएगा उसका अब HCF आप पूरा निकाल सकते हो। मीन्स शेषफल वाला काम खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ से किया गया, 248 से 8 घटा दिया तो 240 आया, 1032 से 8 घटा दिया 1024 आया। अब इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सकते हो, अर्थात इनका HCF आप निकाल सकते हो। और जैसे इनका HCF निकालोगे वही आपको की संख्या हो जाएगी। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 16। आप HCF चाहे भाग विधि से निकालें या इसी तरीके से जो गुणनखंड विधि दी है इससे निकाल लो। HCF निकालना आपको सिखा चुका हूँ अभी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी निकाल सकते हो। मीन्स 240 से आप क्या करिए, 1024 को डिवाइड करिए, जितनी बार में जाए यहाँ लिखो और इधर लिख के घटाते जाओ और तब तक भाग करो जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य। जिस समय शेषफल शून्य उस समय जो भाग करने वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल HCF हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही शेषफल आता था तो इसलिए दोनों से एक ही संख्या घटाई जाती थी, लेकिन यहाँ क्रमशः शब्द लग गया। इसका मतलब पहली संख्या से पहले वाले शेषफल को घटाएं और दूसरी संख्या से दूसरे वाले शेषफल को
घटाएं, मीन्स 546 से 6 को घटाएंगे 540 आएगा, और 764 से 8 को घटाएंगे 756 आएगा। और इन दोनों अब संख्याओं का HCF हम निकालेंगे वही भाग विधि से। जब भाग विधि से निकाला, छोटी है 540, 540 से 756 को हमने भाग किया, एक बार में गया, शेष फल घटाने पर 216 आया। 216 से हमने पुनः 540 को भाग किया, दो बार में गया, 108 शेष फल आया। 108 से 216 को भाग किया, दो बार में ये पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट गया तो शेष फल कितना हो गया भैया? शेष फल हो गया आपका 0। जिस समय शेष फल 0 उस समय भाग करने वाली संख्या ही आपका HCF होती है, अतः अभीष्ट HCF 108, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए, या क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतया नाप सकती हो। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है? HCF, क्योंकि अधिकतम मात्रा पूछ रहा है, महत्तम का मतलब महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF, और HCF निकालना आपको पता है किससे, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो मीन्स इस तरह गुणा करके, और चाहे भाग विधि से निकाल लो इनको भाग करके। तो 250 का आपने गुणनखंड किया, 2 गुणे 5 गुणे 5 मीन्स 50, हम 25 पंचे 125 पंचे 250, ठीक है, 125 दुना 250 ये आ गया, और ये 17 गुणे 5 गुणे 5 में 425 हो गया। इन दोनों में अधिकतम कामन क्या मिल गया आपको? 5 दो बार मिल गया, और 5 दो बार मिला मीन्स 50, हम 25 लीटर आपका धारिता हो जाएगी, अधिकतम मात्रा वाली जो दोनों को माप सकती है, ठीक है, मीन्स इसका HCF हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो टैंकों में क्रमशः 504 व 735 लीटर दूध आता है, किसी कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों टैंकों को दूध को पूर्णतया नापा जा सके। मीन्स 504 और ये 735, इन दोनों को आपको क्या निकालना है? HCF। सेम टू सेम इसी 11 की तरह करना है आपको। HCF निकालोगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। 504 का हमने गुणनखंड निकाल लिया, भाज्य गुणनखंड ये है, 735 का भाज्य गुणनखंड ये है। इन दोनों का HCF मीन्स इसमें जो अधिकतम कामन है, तो अधिकतम कामन यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और बाकी कहीं कुछ कामन नहीं मिल रहा, तो 7 3 21 यही आपका HCF होगा। अर्थात 21 लीटर की जो होगी कंटेनर, उससे हम अधिकतम धारिता है, उससे हम सारे के सारे दूध को नाप सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 3 छड़ी 64 सेंटीमीटर, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। कपड़े की वह अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी छड़ी का निश्चित बार प्रयोग करने से नापी जा सकती है। इसमें भी सेम टू सेम वही तरीके से करना है, बस ध्यान ये रखना है कि वो अंतिम छड़ी की बात पूछी है, मीन्स इस बार अधिकतम लंबाई नहीं, अंतिम लंबाई मीन्स LCM की बात पूछी है। यहाँ पर आप अभी तक आपको अधिकतम पूछता था और HCF वो होता था, लेकिन यहाँ पर LCM की बात पूछी गई है, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? तीनों संख्याओं को एक साथ हमने लिख के भैया इनका गुणनखंड कर लिया, तब तक किया जब तक यहाँ जी 1 1 1 ना आ जाए। अगर आप गुणनखंड विधि से निकालते तो इसका गुणनखंड अलग, इसका अलग, इसका अलग, फिर उसमें अधिकतम कामन और कामन के साथ जो भी छूटता उसको भी मल्टीप्लाई करते। लेकिन उससे आसान यही है, आप सबको तब तक काटते जाओ तब तक यहाँ नीचे 1 1 ना आ जाए। जिस समय नीचे 1 1 आ जाए उस समय इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, और सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा LCM। लेकिन ये आया किस में है? सेंटीमीटर में, और आंसर पूछ रहा है आपका मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको आप 100 से क्या करिए? भाग कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, और एक और 0 जो बचेगा वो इसके बीच में क्या लगा देगा? पॉइंट, मीन्स 9.6 मीटर आपका क्या हो जाएगा? अंतिम लंबाई हो जाएगी। तो कपड़े की अंतिम लंबाई 9.6 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5, वहाँ तो √5 था, यहाँ पर है √3 एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम 5 वाले की बात ये भी है, लेकिन बता देते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, और सेम टू सेम ऐसे P व Q सहभाज्य होनी चाहिए, अर्थात कोई भी संख्या इसमें एक के सिवा कामन
नहीं होनी चाहिए। पी व क्यू दोनों में उभयनिष्ठ एक हो केवल। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बनेगा। पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। पुनः मान लेंगे p बराबर 3r, पुनः वर्ग करेंगे p स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, और समीकरण 1 से आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका आप मान रख दोगे। किसका? यही p स्क्वायर का। तो p स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर आपने रख दिया बराबर 9r स्क्वायर। 3 से इसको काटोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 3 जो है क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए क्यू का भी गुणनखंड होगा। अर्थात हमने माना था कि इन पी व क्यू दोनों में एक के सिवा कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 कॉमन मिल रहा है, जबकि हमारा मानना था कि ये क्या है, सहभाज्य है। अतः विरोधाभास नियम से हमारा माना हुआ कथन गलत है, इसलिए √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तीनों का HCF ज्ञात करने का मतलब एक बार 165 आप लीजिए और 165 से आप भाग करिए किसको, 221 से। 221 से भाग तब तक करिए जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0। जिस समय शेषफल 0 उस समय ये आपका HCF कहलाएगा। मतलब जो भी भाग करने वाला होगा, यही ज़रूरी नहीं, वहाँ पर जो उस समय भाजक हो वो HCF कहलाएगा। फिर उस HCF से पुनः इस वाले को भाग कर देंगे, मीन्स 364 को भाग कर देंगे। फिर जब शेषफल 0 होगा उस समय ये जो भागफल होगा, भाग करने वाला होगा, वही आपका HCF हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप करना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि यदि 241/4000 को इस रूप में लिखा जाए तब m व n का मान ज्ञात कीजिए बिना विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए। करिए क्या, यहाँ पर 4000 को आप गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। जब 4000 को गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो m बराबर 5 आएगा व n बराबर 3 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मीन्स 2 की घात 5 और 3, 2 की घात 5 और 5 की घात 3 इस रूप का है, इसलिए इसका प्रसार जो होगा दशमलव, वह शांत होगा। क्या होगा भैया, वह शांत होगा। और शांत होगा तो कितना आएगा प्रसार, तो मैं भाग करके दिखा दिया। ये आपका जो आएगा वो 0.06025 दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि जांचिए की संख्या ये किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 5 अंक पर समाप्त होगी या नहीं। भैया जब इसमें 24 है और 24 का कोई भी गुणनखंड 5 के गुणनखंड के रूप में होगा नहीं। जब 5 के रूप में होगा नहीं तो इस n का कोई महत्व नहीं। मेन तो ये 24 है, क्योंकि n बराबर कर 1 रख दो तो 24 से कम 24 आएगा, और 24 का गुणनखंड करो, क्या ये किसी भी 5 के गुणांक का होगा, नहीं होगा। अर्थात हमारे जाँच के अनुसार n की कोई महत्व नहीं। इस समय n के लिए भी क्या है, 24 का कोई 5 से रिलेशन है ही नहीं। अतः जो ये होगा ये 5 पर समाप्त कभी नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि संख्या 24 की पावर n, इसको इस प्रकार से गुणनखंड में करेंगे, 2 की घात 3 गुणे 3 की 3 और होल पावर n बनेगा। इसमें 5 का कहीं गुणनखंड नहीं। स्पष्ट है कि यदि n के किसी भी संख्या के लिए ये संख्या अंक 5 पर समाप्त होती या होगी तो 5 से विभाज्य होगी। अर्थात यह 5 से विभाज्य होनी चाहिए थी, लेकिन 24 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अब संख्या 5 आनी चाहिए, यह संभव नहीं है। इसमें कहीं 5 आया ही नहीं। जब 5 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि 24 की घात n के गुणनखंड में 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। अतः कोई भी संख्या n का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए 24 की घात n अंक 5 पर समाप्त हो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 या लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और इसके बाद चैप्टर 1 अर्थात परिमेय संख्या हमारी पूर्णतया खत्म होगी। अगर उससे संबंधित कोई भी वीडियो, आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोज़ को देख सकते हो। आपको पूरा परिमेय संख्या बालाजी प्रकाशन गणित कक्षा 10 से हल कराया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ये संख्याएं दी हुई हैं, यह एक भाज्य संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। करिए कि अब 55 को हम लिख सकते हैं 11 × 55,
यही तो लिख सकते हैं। तो 11 इस गुणनखंड में भी, 11 इस गुणनखंड में भी, 11 इस गुणनखंड से हम क्या कर लेंगे, कॉमन। और 5 तो ऑलरेडी भी कॉमन होगा क्योंकि 11 है और 5 इधर भी है और 5 यहाँ भी है। तो 11 गुणे 5 आप कॉमन कर लीजिए, बचेगा अंदर 7 और ये 11, ओ सॉरी 11 तो जा ही चुका, 7 और 13 बचेगा। 7 और 13 गुणे में अंदर कर दियो, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1 बचा। अब 11 और 5 ऐसे रखे और यहाँ पर किए गए 13 सत्ते 91, 91 प्लस 1 किए तो ये बन गया 92। तो 5 गुणे 11 गुणे 92 बना। और 5 गुणे 11 गुणे 92 को हमने पुनः गुणनखंड 92 का कर दिया अभाज्य गुणनखंड। तो 5 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, क्योंकि 2 दूना 4, 4 23 ही हम 23 चौको 92 हो जाता है। अब देखें कि x के जो भी गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 23, ये क्या है, स्पष्ट है कि x 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में कोई चीज़ जल्दी रिपीट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तो रिपीटेशन चल रहा है। दो अर्थात ये हुआ कि स्पष्ट है x के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अर्थात यह क्या है, संख्या भाज्य हुई। अभाज्य संख्या तभी होगी जब उसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो अभाज्य होती है, और भाज्य तब होती है एक और स्वयं के अलावा और भी रिपीट या फिर नॉर्मल 2 या 2 से अधिक आपके क्या हो, गुणनखंड हो, तो वो संख्या भाज्य होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म हुआ। अब हम अगली एक्सरसाइज 2.1 अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। यहाँ पर पूरा चैप्टर 1 मीन्स जो हमारा था परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय से मिलकर जो बनने वाली संख्या थी, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते थे, रियल नंबर, वह पूर्ण रूप से ख़त्म हुई। अब चलते हैं, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी चैनल से कुछ भी लाभ मिल रहा हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।